बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 9 पेट्रोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम को रीड किया था जिसका टाइटल था अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत, और इसके पोइट का नाम था राल्फ वाल्डो एमरसन। सेकेंड वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस यानी जुबान पे तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन वर्ड्स के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, तो आइए वन बाय वन इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनर, मीनिंग ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, यानी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत या एहतराम। ऑनर, इज्जत या एहतराम। नेक्स्ट सफ़र, मीनिंग टू फील पेन, यानी तकलीफ महसूस करना। टू अंडरगो हार्डशिप या मुश्किल बर्दाश्त करना। अंडरगो कहते हैं बर्दाश्त करने को, फील कहते हैं महसूस करने को, तो सफ़र का मीनिंग है बर्दाश्त। नेक्स्ट डेयर, मीनिंग टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी हिम्मत करना, बहादुरी से कोई काम करना। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, मीनिंग द क्वालिटी और डिग्री ऑफ बीइंग ब्रेव, यानी बहादुरी या ताकत की खूबी। स्ट्रेंथ यानी ताकत या बहादुरी। लास्ट है हमारे पास नेशन, मीनिंग पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी किसी मुल्क के लोग। नेशन यानी कौम या किसी मुल्क के लोग। तो यहाँ पर हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए थे और हमने इनके मीनिंग्स को रीड किया। ऑनर यानी इज्जत और एहतराम, सफ़र यानी बर्दाश्त करना, डेयर यानी हिम्मत करना, स्ट्रेंथ ताकत या बहादुरी, नेशन यानी कौम। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। प्रोवाइड रेफरेंस बुक्स ऑन द बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म टू स्टूडेंट्स, के बच्चों को कायदे आज़म की बायोग्राफी पर कुछ बुक्स का हवाला दें। मैं आपको एक बुक का हवाला, एक बुक का रेफरेंस दे चुकी हूँ। इस चैनल पर मैंने आपको आफाक सन सीरीज़ की ग्रेड 3 की इंग्लिश बुक कवर करवाई है। उसका जो यूनिट नंबर 3 है वो कायदे आज़म की बायोग्राफी पर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या मैंने आपको कहा है कि आपकी उर्दू या माशरती इल्म की किताब में भी ज़रूर ये टॉपिक मौजूद होगा। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, के बच्चों से कहें कि इस वोकैबुलरी को मीनिंग्स के साथ याद करें। एंड ट्राई टू यूज़ द वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन, और रोज़मर्रा गुफ्तगू में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया करें। आस्क देम टू यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और फिर स्टूडेंट्स से ये भी कहें कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करें, यानी इनसे जुमले बनाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 92 की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग अ पोएम, यानी नज़म लिखना। क्वेश्चन है हमारे पास दैट राइट अ पोएम, के एक नज़म लिखिए ऑन द टॉपिक, जिसका उन्वान हो माई कंट्री, यानी मेरा मुल्क। विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स, दिए गए हम काफिया अल्फाज की मदद से। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम काफिया अल्फाज। राइमिंग वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर रीड कर चुके हैं। आप जाइए वापस पेज नंबर 86 की तरफ, यहाँ पर हमने इसको रीड किया था, बल्कि इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमारे पास यूनिट नंबर
2 में आई गेस हमने इसको रीड किया था। चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। जी हाँ, When 2 or more words have same or similar ending sound, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के आखिर की आवाज़ एक जैसी या फिर मिलती जुलती हो जाए तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफिया अल्फाज कहते हैं। जैसे कि पोइम में हमने रीड किए थे मेक सेक, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, स्लीप डीप, फ्लाई है ये, फ्लाई एंड स्काई। तो अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नीचे आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इन राइमिंग वर्ड्स को हम रीड करेंगे और फिर इन राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक पोएम लिखेंगे जिसका टॉपिक होगा माय कंट्री यानी मेरा मुल्क। तो राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास लैंड स्टैंड, ड्रीम स्ट्रीम, डे वे। लैंड कहते हैं ज़मीन को, स्टैंड कहते हैं खड़े रहने को, ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, डे कहते हैं दिन को, वे कहते हैं तरीके को। तो मैंने एक पोएम लिखी है, आप खुद से भी पोएम लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपके लिए एक सैंपल लिखा है कि आप यहाँ से आइडिया पिक कर सकते हैं कि आप एक पोएम कैसे लिखेंगे इन राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, बेहतर यही होगा कि आप अपनी एक पोएम लिखें। तो आइए पोएम को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9 पेट्राइटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, और उसमें पोएम है हमारे पास अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत। टॉपिक है हमारे पास राइटिंग अ पोएम यानी एक नज़म लिखना, और पोएम का टॉपिक है हमारे पास माय कंट्री यानी मेरा मुल्क। आइए पोएम को रीड करते हैं। राइमिंग वर्ड्स को मैंने यूज किया है, आप देख सकते हैं लैंड स्टैंड, ड्रीम स्ट्रीम, डे एंड वे। माई कंट्री इज़ अ ब्यूटिफुल लैंड, कि मेरा मुल्क एक बहुत खूबसूरत ज़मीन है। ब्यूटिफुल खूबसूरत। माई कंट्री का नेम क्या है? पाकिस्तान। कि मेरा मुल्क एक खूबसूरत ज़मीन है। वेयर ब्रेव, जहाँ पर बहादुर, एंड काइंड और रहमदिल या मेहरबान पीपल लोग स्टैंड खड़े रहते हैं। दैट वेयर ब्रेव एंड काइंड पीपल स्टैंड, कि जहाँ बहादुर और मेहरबान लोग खड़े रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ड्रीम, कि ये ख्वाबों की सरजमीन है। विद रिवर्स, जहाँ पर दरिया फ्लोइंग बहते हैं, लाइक अ स्ट्रीम, चश्मे की तरह। कि जहाँ दरिया एक चश्मे की तरह बहते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, ईच हैप्पी डे, हर खुशी का दिन, एंड ऑलवेज फॉलो द राइट वे, और हमेशा सही रास्ता इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर हमने पोएम को रीड किया, इसको दोबारा से रीड करते हैं। माई कंट्री इज़ अ ब्यूटिफुल लैंड वेयर ब्रेव एंड काइंड पीपल स्टैंड, कि मेरा मुल्क एक खूबसूरत ज़मीन है जहाँ बहादुर और मेहरबान लोग खड़े रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ड्रीम विद रिवर्स फ्लोइंग लाइक अ स्ट्रीम, कि ये हर ख्वाब की सरजमीन है जहाँ दरिया एक चश्मे की तरह बहते हैं। We celebrate each happy day and always follow the right way, कि हम हर खुशी का दिन मनाते हैं और हमेशा सही रास्ता इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर हमने पोएम को रीड किया जिसका टाइटल है माय कंट्री, और दिए गए राइमिंग वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक एंड होता है। अब वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में थर्ड टॉपिक को रीड करते हैं। टॉपिक है हमारे पास एंट्री वर्ड यानी अंदराजी अल्फाज या अंदराजी लफ्ज। वर्ड है तो हम लफ्ज लिखेंगे। एंट्री वर्ड क्या है? आइए रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं। एन एंट्री वर्ड इज अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज होता है दैट कैन बी लुक्ड अप इन अ डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी में ऊपर देखा जा सकता है, यानी ऊपर लिखा गया होता है। कहाँ पर, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एंट्री वर्ड्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन अ डार्क प्रिंट, और इन एंट्री वर्ड्स को अक्सर डार्क प्रिंट यानी गहरे तरीके से इसको लिखा जाता है ताकि वो पेज पर नजर आए, प्रोमिनेंट हो। अब एक्टिविटी है हमारे पास दैट लुक एट द गिवन पेज ऑफ अ डिक्शनरी, के डिक्शनरी के इस सफ़े की तरफ देखिए। यहाँ पर आपको डिक्शनरी का एक पोर्शन दिया गया है। एंड नोटिस द यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और अल्फाज के अलिफ बाई तरतीब पर गौर करें। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डिक्शनरी, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, ऑल्सो नोटिस द यूज़ ऑफ द एंट्री वर्ड, और एंट्री वर्ड के इस्तेमाल की तरफ भी देखें।
अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिक्शनरी के बारे में बताती हूँ। डिक्शनरी हमारे पास एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और उनके मीनिंग्स, प्रोनंसिएशन, उनकी सिलेबिक डिवीजन, उनका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया जाता है। मैं आपको कई दफ़ा डिक्शनरी दिखा चुकी हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास डिक्शनरी मौजूद नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट क्या है कि हम अल्फाज को इस तरीके से लिखें जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, यानी ए लेटर वाले वर्ड को पहले लिखें, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, और उसी सीक्वेंस से जिस सीक्वेंस में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। एंट्री वर्ड यानी अंदराजी लफ्ज़ क्या है? ये हमारे पास हर पेज पर मौजूद होता है और इसको डार्क प्रिंट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अब डिक्शनरी खोलते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डिक्शनरी है और इसमें मैंने कोई रैंडम पेज खोला है, जैसे मैंने ये पेज खोला है, ठीक है। अब इसमें एंट्री वर्ड कहाँ पर मौजूद होगा? एंट्री वर्ड अब यहाँ पर मौजूद होगा या फिर यहाँ पर मौजूद होगा। वो क्या होगा? वो होगा यू, कि ये जो पेज है ये लेटर यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेज का जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है। उस तरतीब से फिर आप डिक्शनरी में आगे या पीछे की तरफ जा सकते हैं। जैसे इसका एंट्री वर्ड है हमारे पास आर, अक्सर सेकंड लेटर भी लिखा होता है, यानी आर ए से, यानी इस पेज पर आर ए से आर जेड तक के वर्ड्स मौजूद हैं, यानी इस दरमियान जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे इस पेज पर मौजूद हैं, उनकी मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। जैसे इस पेज पर टी एच से टी पी तक के सारे वर्ड्स मौजूद हैं। तो ये है हमारे पास एंट्री वर्ड, यानी इससे रीडर को मालूम हो जाता है कि पेज पर किस लेटर से किस लेटर तक के वर्ड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री वर्ड है, ये आप देख सकते हैं एस से तीनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अल्फाज को अलिफ़बाई तरतीब में लिखा गया है। साथ में आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाता है कि ये ग्रामर की रूह से क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, जो भी है। सिलेबिक डिवीजन आपको बताई जाती है, इसकी प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ आपको बताया जाता है कि इसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, और साथ में आपको इसका मीनिंग यानी मानी बताया जाता है। अब जो डिक्शनरी है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू उर्दू। अब ये डिक्शनरी पर बेस करता है कि डिक्शनरी किस लैंग्वेज में मौजूद है। यहाँ पर जो हमें पोर्शन दिया गया है वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का हमें दिया गया है, यानी वर्ड्स भी इंग्लिश में हैं और मीनिंग्स भी इंग्लिश में ही बताए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है सेक, SAKE। अब यहाँ पर आपको सलेबिक डिवीजन बताई गई है कि इस वर्ड में एक ही सलेबल है, यानी ये सिंगल सलेबिक वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है और यहाँ पर आपको इसकी प्रोनंसिएशन बताई गई है। मीनिंग क्या है? यूज्ड टू एम्फसाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग और व्हेन यू आर अनॉयड अबाउट समथिंग, कि किसी काम की अहमियत जाहिर करने के लिए या झंझलाहट जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्लीप। अब ये है SA तो ये है SL, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा गया है, इसको इसके बाद लिखा गया है। ये आपको इसकी सिलेबिक डिवीजन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच और इसकी प्रोनंसिएशन। मीनिंग है टू रेस्ट विद योर आईज क्लोज्ड एंड योर माइंड एंड बॉडी नॉट एक्टिव, कि आंखें बंद करके आराम करना जब दिमाग और जिस्म गैर फ़ाल हो, यानी जब माइंड और बॉडी एक्टिव ना हो, यानी वो कोई काम ना कर रहे हों। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड। अब L के बाद T आता है तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है, इसको बाद में लिखा गया है। स्टैंड ये इसकी सिलेबिक डिवीजन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच और ये इसकी प्रोनंसिएशन। मीनिंग है टू बी ऑन योर फीट, कि अपने पैरों पर खड़ा होना। टू बी इन अ वर्टिकल पोजिशन, के सीधी हालत में खड़ा होना। वर्टिकल कहते हैं इसको और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये हमारे पास पोजीशंस हैं, ये वर्टिकल पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक में डिक्शनरी, एंट्री वर्ड और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट के बारे में रीड किया। आपको मैंने डिक्शनरी पहले दिखाई है, फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको डिक्शनरी नहीं दिखाई। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है
तो काइंडली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एक डिक्शनरी लेकर दें। फिर अपने टीचर या अपने पेरेंट्स की मदद से उस डिक्शनरी को कंसल्ट करना सीखें। फिलहाल आप डिक्शनरी में ये सीखें कि आप किसी वर्ड को कैसे तलाश करेंगे, और फिर जब आपको वर्ड मिल जाता है तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच, उसके सिलेबिक डिवीजन और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखा करें और उसके मीनिंग को वहाँ से देखा करें। इस बुक में आपके पास कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है, आपके पास डिक्शनरी मौजूद है, आप डिक्शनरी में उस वर्ड को तलाश कीजिए, वहाँ से उसका मीनिंग आप देख सकते हैं। आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगती है, लेकिन आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी आनी चाहिए और इस स्टेज पर आपके पास एक डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए। तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको एक डिक्शनरी लेकर दें। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है लर्निंग टू स्पेल। लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए। इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, दैट फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, तो हमें इन लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड्स कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट है हमारे पास -ONOUR, HONOUR ऑनर यानी इज्जत, एहतराम। नेक्स्ट PILLRS, PILLARS पिलर्स यानी सुतून। नेक्स्ट BRAE, BRAVE ब्रेव यानी बहादुर। नेक्स्ट SFFER, SUFFER सफर यानी बर्दाश्त करना। लास्ट BULD, BUILD बिल्ड यानी तामीर करना। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ड्स दिए गए थे जिनमें हमने मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट किया। तो इनसे हमारे पास वर्ड्स बनते हैं ऑनर, पिलर्स, ब्रेव, सफर, बिल्ड। इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को आपने याद करना है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं, फिर मैं आपको ये मजीद भी एक्सप्लेन करवाऊंगी। अ प्रोनाउन के एक प्रोनाउन मस्ट एग्री, उसको मुताबिकत रखनी है विद इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट के साथ, इन नंबर एंड जेंडर, कि एक प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर और जेंडर में एग्री होना चाहिए, यानी उसके साथ उसको मुताबिकत रखनी है। यहाँ पर आप टाइटल की तरफ देख सकते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको उर्दू में कहा जाता है इसमें ज़मीर। प्रोनाउन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पर करते हैं, यानी वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है? एंटीसीडेंट इस टॉपिक में हमारे पास वो नाउन है जिसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और एग्रीमेंट हम कहेंगे मुताबिकत को। अब यहाँ पर आप देखें टॉपिक हमारे पास ये है कि जिस नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उन दोनों में मुताबिकत यानी एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, इन नंबर एंड जेंडर। अब इन नंबर क्या है और इन जेंडर क्या है? दैट अ प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्लूरल नाउन, कि एक प्लूरल नाउन की जगह पर हम प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन की जगह पर हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अ मैस्कुलिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ मैस्कुलिन नाउन एंड अ फेमिनिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ फेमिनिन नाउन। मैस्कुलिन नाउन की जगह पर मैस्कुलिन प्रोनाउन लगाया जाएगा और फेमिनिन नाउन की जगह पर फेमिनिन प्रोनाउन लगाया जाएगा। अब हम दी हुई सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक हमारे पास नाउन और प्रोनाउन का ही है। ये दोनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम उनके यूज के बारे में रीड कर रहे हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए जुमलों को pढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, और प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के इस्तेमाल पर गौर कीजिए।
फर्स्ट है आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, कि मैंने पाकिस्तान के बारे में एक किताब खरीदी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया गया है जो कि है बुक। अब बुक हमारे पास क्या है, बुक इन नंबर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंगुलर है। जेंडर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारे पास आता है इट। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इस बुक इस नाउन को रिप्लेस किया गया है और उसकी जगह पर इट यानी प्रोनाउन लगाया गया है। तो अब ये जो प्रोनाउन है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग है इन नंबर एंड जेंडर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत दिलचस्प है। नेक्स्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स। अब सोल्जर्स आप देख सकते हैं ये प्लूरल है और सोल्जर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव, कि पाकिस्तानी फौजी बहादुर हैं। अब इस प्लूरल की जगह पर हमने जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है वो है दे प्रोटेक्ट अस, कि वो हमारी हिफाजत करते हैं। अहमद इज़ माई नेबर, के अहमद मेरा पड़ोसी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है और ये मेल है। जेंडर अब यहाँ पर क्लियर है, तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हम सिंगुलर मेल वाला प्रोनाउन इसमें यूज करेंगे जो कि है ही इज़ अ गुड मैन, कि वो एक अच्छा शख्स है। माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, कि मेरी वालिदा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अब मदर सिंगुलर है और ये फीमेल है, तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा शी लव्स अस, वो हमसे मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ही मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए, तो हम इनको मेल और फीमेल में एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी अहमद के साथ अगर हम शी लगाएंगे तो फिर हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन नंबर एंड जेंडर उससे एग्री होना चाहिए, यानी उससे उसको मुताबिकत रखनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 93 की तरफ। इससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। नीचे आप देख सकते हैं हमने करेक्ट प्रोनाउंस को फिल करना है ताकि हमारे ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो सके। अब इसमें हमने प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है उसको अपने माइंड में रखना है, यानी हम नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन को पुट करेंगे। सारा कंप्लीटेड डैश वर्क, हिज या हर। हिज का इस्तेमाल किया जाता है मेल के लिए, हर का इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के लिए। सारा हमारे पास फीमेल है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हर। सारा कंप्लीटेड हर वर्क, सारा ने अपना काम मुकम्मल किया। अली लेफ्ट डैश कीज इन हिज हाउस, हिज या हर। हिज, क्योंकि अली लड़का है। अली लेफ्ट हिज कीज इन हिज हाउस, कि अली ने अपनी चाबियां अपने घर में छोड़ दी हैं। नेक्स्ट, दे वर्कड हार्ड टू मेक डैश नेशन स्ट्रॉन्ग, कि वो सख्त मेहनत करते हैं ताकि अपने मुल्क को मजबूत बना सके। देयर या हिम। अब हिम जो है ये सिंगुलर मेल के लिए यूज होता है, जबकि देयर जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। तो दे भी प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर देयर लगाएंगे। दे वर्कड हार्ड टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग, कि वो सख्त मेहनत करते हैं ताकि अपने कौम को मजबूत बना सके। नेक्स्ट, लुक एट द एप्पल्स, कि इन एप्पल्स की तरफ देखिए। लेट्स गो पिक डैश। हर का इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के लिए, सिंगुलर के लिए। दम का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए। एप्पल्स जो हैं ये प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आएगा देम। लास्ट है, दे ड्रैंक कॉफी इवन दो डैश वाज कोल्ड, कि उन्होंने कॉफी पी अगरचे वो ठंडी थी। ही का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर मेल के लिए और इट का इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कॉफी, तो यहाँ पर आएगा इट। दे ड्रैंक कॉफी इवन दो इट वाज कोल्ड, कि उन्होंने कॉफी पी ली अगरचे वो ठंडी थी। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन और उनके दरमियान के एग्रीमेंट के बारे में रीड किया। अब चलते हैं ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में सेकंड टॉपिक है हमारे पास बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, नेगेटिव फॉर्म्स। यहाँ पर आपको बी, डू एंड हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इनके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा और इनकी नेगेटिव फॉर्म्स को हम रीड करेंगे।
यूनिट नंबर 7 में हम पेज नंबर 74 पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड किया था ऑफ बी एंड डू। इसमें हैव नहीं है, लेकिन अब जो हम टॉपिक रीड कर रहे हैं उसमें नेगेटिव फॉर्म के बारे में हम रीड करेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, यानी सवाल या जुमले थे। तो यहाँ पर आप इसको रीड कर चुके हैं, तो सेम टॉपिक है ऑलमोस्ट, लेकिन वो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे और ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ईजी हैं, इनको रीड करते हैं। सबसे पहले रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। वी यूज नॉट, हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं विद बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म्स। अब यहाँ पर सिर्फ ये एक वर्ड है नॉट, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बी, डू एंड हैव और उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म्स, ताकि उनकी मनफी हालत हम दिखा सकें। नेगेटिव फॉर्म कहते हैं मनफी हालत, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना का इस्तेमाल किया जाए। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इनकी फॉर्म्स बताऊंगी। बी जो है इसकी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म है हमारे पास एम, इज, आर। इसकी पास्ट फॉर्म बनती है हमारे पास वॉज एंड वर। इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारे पास बनती है बीन और इसकी जेरेंट फॉर्म हमारे पास बनती है बीइंग। जबकि अगर डू की बात करें तो डू में प्रेजेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास डू एंड डज, पास्ट फॉर्म है डिड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डन और इसकी जेरेंट फॉर्म है डूइंग। जबकि अगर हैव की बात करें तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है हैव एंड हैज, पास्ट फॉर्म है हैड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी हैड है और इसकी जेरेंट फॉर्म है हैविंग। तो यहाँ पर अब इनको रीड करते हैं। राफे इज नॉट स्टडिंग, कि राफे नहीं पढ़ रहा। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने इसकी नेगेटिव फॉर्म को देखना है। द एंट्स आर नॉट ईटिंग, कि चींटियाँ नहीं खा रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा है, एंड्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर लग गया है। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। ये पास्ट की बात की जा रही है तो वॉज का इस्तेमाल किया गया है। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा, सिंगुलर। शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, उसको स्पाइसी फूड नहीं पसंद, पास्ट फॉर्म है। वी डू नॉट प्रैक्टिस टेनिस, हम टेनिस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मश्क नहीं कर रहे। वी प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ही सिंगुलर था तो इसके साथ डस का इस्तेमाल किया गया है। हैव की फॉर्म्स हैं ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस, उसने हमें इन्वाइट नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर है तो हैज़ लगाया गया है, यहाँ पर प्लूरल है तो हैव लगाया जाएगा। दे हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है तो हैड का इस्तेमाल किया गया है कि हमने अपना काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने बी, डू एंड हैव की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में रीड किया और इनके इस्तेमाल के बारे में रीड किया कि ये एक सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और इनकी नेगेटिव फॉर्म को हमने रीड किया कि इनके साथ नॉट लगाकर इनकी नेगेटिव फॉर्म यानी मनफी हालत बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन का थर्ड टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। अब यहाँ पर आपको 4 मॉडल्स दिए गए हैं। हम इनके यूज़ के बारे में रीड करेंगे कि हम कैन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, कैन नॉट का, मे और मे नॉट का। तो रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। रीड मी पोर्शन, मॉडल्स एक्सप्रेस द ग्रामेटिकल मूड ऑफ अ वर्ब। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मॉडल्स जो हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी वर्ब के मतलब और उसके अंदाज को जाहिर करते हैं। दे आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस के इजहार किया जा सके एबिलिटी सलाहियत, पॉसिबिलिटी इम्कान, आस्क परमिशन इजाज़त मांगने के लिए, एक्सप्रेस डाउट शक को जाहिर करने के लिए, एंड प्रोहिबिशन और मना करने के लिए। यानी जब किसी भी सेंटेंस में हम इन 4 मॉडल्स को यूज़ करते हैं तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी टू आस्क परमिशन, टू एक्सप्रेस डाउट एंड प्रोहिबिशन को जाहिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनको रीड करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट यहाँ पर आपको कैन और कैन नॉट के बारे में बताया गया है, फिर यहाँ पर आपको मे और मे नॉट के बारे में बताया गया है। अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, के अली मुख्तलिफ ज़बानें बोल सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कैन का इस्तेमाल किया गया है तो ये क्या शो कर रहा है, टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, कि किसी काम को करने की सलाहियत को जाहिर किया जा रहा है, यानी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट, कैन वी गो होम नाउ, कि क्या अब हम घर जा सकते हैं। टू आस्क परमिशन यानी इजाजत मांगने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस न्यूज कांट बी ट्रू, कि ये खबर सच नहीं हो सकती। टू शो दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, कि ये दिखाना कि कोई चीज नामुमकिन है, यानी इम्कान को जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि कैन का इस्तेमाल किया जाता है टू शो एबिलिटी, टू आस्क परमिशन एंड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हमने रीड किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम मे और मे नॉट के यूज के बारे में रीड करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट, के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए और मे नॉट के इस्तेमाल पर गौर करें। ही मे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, कि वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो सकता है। टू शो पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को जाहिर किया जा रहा है। मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। टू आस्क परमिशन यानी इजाजत मांगने के लिए। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर, कि शायद वहां पर ज्यादा लोग ना हो। टू एक्सप्रेस डाउट यानी शक जाहिर करना। और लास्ट है, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू लर्न ड्राइविंग, कि आप गाड़ी उधार नहीं ले सकते जब तक आप ड्राइविंग ना सीख लें। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यानी मना करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि मे और मे नॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू शो पॉसिबिलिटी, टू आस्क परमिशन, टू एक्सप्रेस डाउट एंड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि वर्ब के ग्रामेटिकल मूड को शो करते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू आस्क परमिशन, टू एक्सप्रेस डाउट एंड प्रोहिबिशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। राइट 2 sentences with can, cannot, may and may not each, यानी हर एक से आपने 2 sentences लिखने हैं। मैं यहीं पर आपको sentences लिखवा देती हूँ। फर्स्ट हम सबसे पहले can के बारे में 2 sentences लिखेंगे। I can solve this problem, कि मैं ये मसला आसानी से हल कर सकती हूँ, यानी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है she can play the piano very well, कि वो बहुत अच्छे तरीके से पियानो बजा सकती है। यहाँ पर भी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। अब नेक्स्ट कैन नॉट के 2 sentences लिखते हैं। I cannot lift this heavy box, कि मैं ये भारी डब्बा नहीं उठा सकती। अब यहाँ पर इनएबिलिटी को दिखाया जा रहा है। He cannot come to school today, कि वो आज स्कूल नहीं आ सकता। अब यहाँ पर हम मे के सेंटेंसेस लिखेंगे। May I drink water, कि क्या मैं पानी पी सकती हूँ, परमिशन मांगी जा रही है। She may visit us, कि वो हमसे मिलने आ सकती है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। You may not enter this room, कि आप इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यानी मना किया जा रहा है। और लास्ट है इट मे नॉट रेन टुडे, कि शायद आज बारिश ना हो, यानी शक को जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इन मॉडल से रिलेटेड दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 94 की तरफ और ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं।
ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये टॉपिक हमारे पास कंटिन्यूएशन में है। इस टॉपिक के बारे में लास्ट यूनिट नंबर 1 में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। वो था हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये एडवर्ब की फर्स्ट टाइप है और आज हम एडवर्ब की सेकंड और थर्ड टाइप को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रीड करेंगे कि एडवर्ब्स किसे कहते हैं। एडवर्ब जो है ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, तो इसको रीड करते हैं। That adverbs are words that describes a verb। कि adverbs जो हैं ये हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। ये एडवर्ब्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि कोई काम यानी कोई एक्शन कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार परफॉर्म हुआ है। अब जब हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को रीड किया था तो हमने इसमें रीड किया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है दैट हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन्स, कि किसी ने कोई काम कैसे किया या जो कोई काम है, कोई वाक़या है, वो कैसे वक़ूअ पज़ीर हुआ। आज हम एडवर्ब्स की सेकंड और थर्ड टाइम रीड करेंगे जो कि है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हैं ये हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ। इसके साथ हमें ये भी बताते हैं कि कितनी मर्तबा और कितनी देर के लिए वो परफॉर्म किया गया। जबकि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन हैज टेकन प्लेस, जबकि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पर परफॉर्म किया गया है। सेंटेंसेस को रीड करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के इस्तेमाल पर गौर करें। फर्स्ट है अली विल कॉल यू लेटर, कि अली तुम्हें बाद में फ़ोन करेगा। अब यहाँ पर ये जो लेटर है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी बताया जा रहा है कि अली आपको कब कॉल करेगा। He is putting his toys inside the box, कि वो अपने खिलौने डिब्बे के अंदर रख रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया जा रहा है कि टॉयज को कहाँ पर रखा गया है। I saw सना टुडे, मैंने आज सना को देखा। अब टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपको बताया जा रहा है कि सना को कब देखा गया है। हिरा लिव्स नियर द स्कूल, के हिरा स्कूल के नज़दीक रहती है। नियर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आपको हिरा की रेजिडेंसी के बारे में बताया जा रहा है। लास्ट है प्लीज़ सिट हेयर, कि आप यहाँ पर बैठिए, यानी प्लेस के मुतल्लिक आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सेंटेंसेस को रीड किया जिनमें हमने एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के इस्तेमाल पर गौर किया। अब नीचे आपको इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन योर सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब नीचे आपको सिर्फ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको सेंटेंसेस में यूज करें। फर्स्ट है देयर, far, somewhere, downstairs, away। तो आइए सेंटेंसेस को लिखते हैं। The book is there on the table, कि किताब वहां मेज पर है। आपको बताया जा रहा है कि बुक को कहां पर रखा गया है। नेक्स्ट है far, the village is far from the city, कि गांव शहर से दूर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है somewhere, I left the keys somewhere, कि मैंने अपनी चाबियां कहीं पर रख दी हैं। नेक्स्ट है डाउनस्टेयर्स, माई फादर इज वेटिंग डाउनस्टेयर्स, कि मेरे वालिद सीढ़ियों से नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट है अवे, द बर्ड फ्लू
अवे, कि परिंदा उड़ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस वर्ब से मुतल्लिक बताया जा रहा है, इस वर्ब से मुतल्लिक, इस वर्ब से मुतल्लिक, यहाँ पर इस वर्ब से यानी इस एक्शन वर्ड से मुतल्लिक, और यहाँ पर आपको विलेज यानी इसकी प्लेस के मुतल्लिक बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस के मुतल्लिक रीड किया, और फिर हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दिए गए थे जिनसे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फुल स्टॉप्स विद एब्रीविएशन। फुल स्टॉप्स जो है ये हमारे पास एक पंचुएशन मार्क है, इसको फुल स्टॉप कहा जाता है, जबकि एब्रीविएशन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म को। उर्दू में इसको कहा जाता है मुखफ़फ़। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि ये टॉपिक किस बारे में है। वी यूज अ फुल स्टॉप टू मेक एब्रीविएशंस, कि मुखफ़फ़ बनाने के लिए हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये टॉपिक है हमारे पास एब्रीविएशन से रिलेटेड, और इसमें एक पंचुएशन मार्क का जिक्र किया गया है जो कि है फुल स्टॉप। किसी भी लफ्ज़ की जब हम एब्रीविएशन यानी उसकी मुख्तसर शक्ल या मुखफ़फ़ बनाते हैं तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि लफ्ज़ को मुख्तसर किया गया है यानी उसकी एब्रीविएशन बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म एंड नोटिस द यूज ऑफ द फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको कुछ एब्रीविएशंस दी गई हैं, ये देखिए, विद देयर फुल फॉर्म्स यानी इनकी फुल फॉर्म्स के साथ आपको दी गई हैं, फिर एब्रीविएशन बनाई गई है, और साथ में आपने फुल स्टॉप के इस्तेमाल पर भी गौर करना है। आप देख सकते हैं ये फुल स्टॉप है। जैसे कि कैप्टन का एब्रीविएशन बनता है कैपिटल C, स्मॉल a, P, T और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह डिपार्टमेंट का एब्रीविएशन बनता है स्मॉल DEPT और फिर एंड में फुल स्टॉप। इसी तरह गवर्नमेंट का एब्रीविएशन बनता है स्मॉल GOVT और एंड में फुल स्टॉप। लिमिटेड का एब्रीविएशन बनता है कैपिटल L, स्मॉल TD एंड फुल स्टॉप। अब अप्रॉक्सीमेटली का आपको नहीं दिया गया, अप्रॉक्सीमेटली का एब्रीविएशन बनता है स्मॉल APPROX एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, हमने देखा कि इनकी एब्रीविएशन फॉर्म कैसे बनती है और उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है दैट राइट 5 मोर एब्रीविएशंस विद फुल स्टॉप इन योर नोटबुक, कि आपने अपनी नोटबुक में मज़ीद 5 फुल फॉर्म्स और फिर उनकी एब्रीविएशंस जिनमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया हो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये काफ़ी सारे हैं, मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ, आपको जो इजी लगते हैं आप उसको अपनी नोटबुक में फिर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का एब्रीविएशन होता है कैपिटल DR और फुल स्टॉप। इसी तरह मिस्टर का एब्रीविएशन होता है कैपिटल M, स्मॉल r और फिर फुल स्टॉप। मिस हो गया तो हम लिखेंगे अब मिस्ट्रेस का MRS फुल स्टॉप, और इसी तरह मिस तो उसका होता है MS फुल स्टॉप। अब मिस्टर जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिस जो है ये सिंगल फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मिस्ट्रेस जो है ये मैरिड फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आपने डिफरेंस को याद रखना है, ये अनमैरिड के लिए यूज़ किया जाता है जबकि ये मैरिड के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा स्ट्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल S, स्मॉल t और फुल स्टॉप। इसी तरह नंबर के लिए कैपिटल N, O और फुल स्टॉप। रोड के लिए RD। इसी तरह रुपीस के लिए RS। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म्स लिखवाई हैं, उनकी एब्रीविएशन बताई है और साथ में फुल स्टॉप का यूज़ भी आपको बताया है। रुपीस में सिंगल P है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आपको जो 5 इजी लगते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रामर का टॉपिक एंड होता है और साथ में ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। ग्रामर के पोर्शन में हमने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड किया है।
ग्रामर के पोर्शन पे ध्यान दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में फिर आपको बहुत आसानी होगी इसकी वजह से। तो कोशिश किया करें कि अभी से ही जो आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उन पर आपकी कमांड हो, आपकी ग्रिप हो। तो अब चलते हैं वापस पेज नंबर 94 की तरफ और हमारे पास अब राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, के नज़म का मरकजी ख्याल पढ़िए। अब ये हमारे पास किस पोएम का सेंट्रल आइडिया है? ये है हमारे पास इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो कि हम इस यूनिट में रीड कर चुके हैं, अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत। तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको दिया गया है। यहाँ पर टाइटल लिख लेते हैं। अब आइए इसके सेंट्रल आइडिया को रीड करते हैं। अच्छा, इस सेंट्रल आइडिया को रीड करने से पहले मैं आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में बता दूं, यानी मरकजी ख्याल के बारे में। सेंट्रल आइडिया या मरकजी ख्याल ये है कि इस पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ में आखिर हमने सीखा क्या है, यानी हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका मेन थीम क्या है। तो यहाँ पर आपको वो पढ़ाया जा रहा है। आइए इसको रीड करते हैं। द पोइट टेल्स। पोइट कौन है? पोइट है रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन। टेल्स वो हमें बताते हैं अबाउट द सीक्रेट यानी राज ऑफ अ नेशन सक्सेस, किसी कौम की कामयाबी का। विच इज इट्स मैन पावर, जो कि उसके अफराद होते हैं। इस नज़म में शायर हमें कौम की कामयाबी के राज के बारे में बताता है जो कि उसके अफराद होते हैं। गुड पीपल, अच्छे लोग, आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा अहम है, देन गोल्ड एंड ज्यूल्स, सोने और जवाहरात से, कि अच्छे लोग सोने और जवाहरात से ज़्यादा अहम होते हैं। द पीपल हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग, कि वो लोग जो कि अपने कौम को मजबूत बनाते हैं, आर ग्रेट, वो अजीम होते हैं, एंड सेल्फलेस, और बेगर्ज होते हैं, कि वो लोग जो अपनी कौम को मजबूत बनाते हैं अजीम और बेगर्ज होते हैं। दे फाइट, वो लड़ते हैं, फॉर द ट्रुथ, सच्चाई की खातिर, एंड ऑनर, और इज्जत की खातिर, ऑफ देयर नेशन, अपने कौम की, कि वो अपने कौम की सच्चाई और इज्जत के लिए लड़ते हैं। दे आर द ब्रेव पीपल, वो बहादुर लोग होते हैं, हु फेस, जो कि सामना करते हैं, ऑल चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, कि ये वो बहादुर लोग होते हैं जो हर मुश्किल का सामना करते हैं। इफ़ अ नेशन हैज सच पीपल, कि अगर किसी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, देन नो वन कैन स्टॉप दिस नेशन, तो फिर उस कौम को कोई भी नहीं रोक सकता, फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, तरक्की करने से, एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग, और मजबूत बनने से। कि अगर किसी कौम के पास ऐसे लोग हों तो कोई भी उस कौम को तरक्की करने से और मजबूत बनने से नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर हमने इस सेंट्रल आइडिया को रीड किया कि पोएट रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन हमें इस पोएम में एक कौम की कामयाबी के राज के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि किसी भी कौम की कामयाबी का राज उसके इंसानों में यानी उसके अफराद में छुपा हुआ होता है। अच्छे लोग सोने और जवाहरात से ज़्यादा अहम होते हैं। वो लोग जो अपनी कौम को मजबूत बनाते हैं अजीम और बेगर्ज होते हैं। वो अपनी कौम की सच्चाई और इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं। वो बहादुर लोग होते हैं जो हर मुश्किल का सामना करते हैं। अगर किसी कौम के पास ऐसे लोग हों तो कोई भी उस कौम को तरक्की करने और मजबूत बनने से नहीं रोक सकता। ये सारे पॉइंट्स हमने पोएम को रीड करते हुए भी रीड किए थे। तो यहाँ पर हमने पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 95 की तरफ। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रीड द गिवन पोएम के दी हुई नज़म को पढ़िए एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, और इसका मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पोएम दी गई है जिसका टाइटल है माई फ्लैग यानी मेरा झंडा। इस यूनिट में ये हमारा थर्ड पोएम है जो कि हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने इस यूनिट में मौजूद पोएम को रीड किया था, फिर हमने सेकंड पोएम रीड की थी माय कंट्री पर, और ये हमारी थर्ड पोएम है जो कि है माय फ्लैग
यानी मेरा झंडा। अब इस पोएम को हमें रीड करना है और इसका सेंट्रल आइडिया हमने लिखना है। अब सेंट्रल आइडिया को हम कैसे लिखेंगे? सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम पोएम को गौर से पढ़ें और उसमें जो मौजूद मेन मैसेज है यानी थीम है उसको हम पिक करें और उस थीम को फिर हम अपने वर्ड्स में लिखें। और जब हम उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो हमने उसको शॉर्ट और इजी और क्लियर तरीके से लिखना है। तो आइए पोएम को रीड करते हैं और फिर इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। माई फ्लैग, मेरा झंडा। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन, कि दूसरे शायद भूल गए हों, बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती, दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, कि मेरे मुल्क का झंडा, फ्लर्स वेरी हाई, बहुत ऊंचा लहराता है। हाई ऊंचा, फ्लर्स लहराना। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, के उन लोगों की कोशिशों की वजह से, पुट इन देम, जो कि उन्होंने की, माई मदर्स, मेरी माएँ, माई सिस्टर्स, मेरी बहनें, एंड दोज ग्रेट मैन, और वो अजीम लोग, हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। लेड डाउन कहते हैं कुर्बान करने को। फॉर अ जस्ट कॉज, एक नेक मकसद के लिए, जस्ट नेक, कॉज मकसद, एंड शोड इट टू द वर्ल्ड, और उन्होंने दुनिया को ये दिखाया, दैट पाकिस्तान इट वॉज, कि ये है पाकिस्तान। इस पोएम के पोइट का नाम है डॉक्टर तफाजल। तो हमने बहुत खूबसूरत पोएम को रीड किया जिसका टाइटल है माई फ्लैग और इनके पोइट का नाम है डॉक्टर तफाजल। इसको फिर से रीड करते हैं। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन बट नेवर कैन आई, दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री फ्लर्स वेरी हाई, because of the efforts put in by them, my mothers, my sisters, and those great men who laid down their lives for a just cause and showed it to the world that Pakistan it was. कि दूसरे शायद भूल गए हों लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरा मुल्क का परचम बहुत ऊंचा लहराता है उन लोगों की कोशिशों की वजह से जो उन्होंने की, मेरी माएँ, मेरी बहनें और वो अजीम लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी एक नेक मकसद के लिए और दुनिया को ये दिखाया कि ये है पाकिस्तान। आई, हाई, देम, मैन, कॉज, वॉज, ये इसमें हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं और बाकी आई थिंक इसमें हमारे पास राइमिंग वर्ड्स नहीं बनते। तो यहाँ पर हमने पोएम और उसकी ट्रांसलेशन रीड की। अब आइए इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। यहीं पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। The poem tells us that our national flag is flying high because of the sacrifices of our brave people, including men and women. It reminds us to respect and remember their efforts and love our country. That the poem tells us that our national flag is flying high because of the sacrifices of our brave people including men and women. कि ये नज़म हमें बताती है कि हमारा कौमी परचम हमारे बहादुर लोगों, मर्दों और औरतों की कुर्बानियों की वजह से बुलंद है। It reminds us to respect and remember their efforts and love our country. कि ये हमें सिखाती है कि हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस खूबसूरत पोएम को रीड किया जिनका टाइटल है माई फ्लैग यानी मेरा झंडा और उसके पोइट का नाम है डॉक्टर तफाजल।
और इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को हमने मेंशन किया। सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने पोएम को गौर से पढ़ना है, उसके थीम को पिक करना है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है और वर्ड्स का इस्तेमाल आपने सोच समझ के करना है। यानी जो सेंट्रल आइडिया है, एक तो वो शॉर्ट होना चाहिए और दूसरा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा लर्निंग टू राइट का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, राइट के लिखें What do you want to be? कि आप क्या बनना चाहते हैं when you grow up, जब आप बड़े हो जाएं। So you can serve, ताकि आप खिदमत कर सकें your country, अपने मुल्क की, and why, और ये भी बताएं कि आप बड़े होकर जो बनना चाहते हैं वो आप क्यों बनना चाहते हैं। ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसका आंसर वैसे तो आप सब बच्चों को खुद से लिखना चाहिए, यानी हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंस होगी। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, कोई पायलट, कोई लॉयर, कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन। तो आप अपनी अपनी चॉइस के बारे में यहाँ पर लिखें और मेरे साथ भी उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक सैम्पल लिखवा देती हूँ, आप यहाँ से आइडिया पिक कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन आपने अपनी मर्जी का ही चूज करना है। तो आइए लिखते हैं, When I grow up, I want to become a teacher so I can serve my country। कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं एक टीचर बनना चाहती हूं ताकि अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं। I want to educate children and help them become good and responsible citizens। कि मैं बच्चों को तालीम देना चाहती हूँ और उन्हें अच्छा और एक जिम्मेदार शहरी बनने में मदद करना चाहती हूँ। एजुकेशन makes a nation strong. So, by teaching others, I can contribute to the progress of my country। कि तालीम कौम को मजबूत बनाती है, जैसे कि इस पोएम में हमने रीड किया है, इसलिए दूसरों को पढ़ाकर मैं अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना चाहती हूँ। When I grow up, कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ, I want to become a teacher so I can serve my country। तो मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ ताकि अपने मुल्क की खिदमत कर सकूँ। अब यहाँ पर मैंने प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस किया है और वजह बताई है कि क्यों। अब कैन सर्व माई कंट्री, तो किस तरीके से मैं अपने कंट्री को सर्व करूंगी। आई वॉन्ट टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड हेल्प देम बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कि मैं बच्चों को तालीम देना चाहती हूँ और उन्हें अच्छा और जिम्मेदार शहरी बनने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एजुकेशन के बारे में लिखा है दैट एजुकेशन मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि तालीम एक कौम को मजबूत बनाती है। सो बाई टीचिंग अदर्स, तो दूसरों को पढ़ा कर आई कैन कंट्रीब्यूट, मैं हिस्सा डाल सकती हूँ टू द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की में। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है और साथ ही हमारा यूनिट नंबर 9 एंड होता है। ये एक काफ़ी लेंथी यूनिट था जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। टाइटल था हमारे पास पेट्रोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। इसमें हमने सबसे पहले एक पोएम को रीड किया, अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। हमने इस पोएम पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इस पोएम को हमने रीड किया है, इसकी टाइप के बारे में हमने रीड किया, इसमें मौजूद राइमिंग वर्ड्स के बारे में हमने रीड किया, पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हमने रीड की। फिर हमने ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन को कवर किया, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जिनमें हमारे
हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, ग्लॉसरी, और हमने मैप और उसके एलिमेंट्स के बारे में रीड किया था। फिर लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को रीड किया, ग्रामर के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड किए हैं। फिर राइटिंग के पोर्शन में हमने सेंट्रल आइडिया को लिखना सीखा। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अभी से सेंट्रल आइडिया, मेन थीम को पिक करना सीखें तो आगे जाके आपके लिए आसानी होगी। जब भी आप किसी पोएम को रीड करते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको गौर से रीड करें और उसमें मौजूद थीम को समझें और फिर अपने वर्ड्स में उसका सेंट्रल आइडिया लिखें। बेशक गलत लिखा करें। देखें, कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रल आइडिया लिखें और उसमें एक भी गलती ना हो। आप गलतियां करें। गलतियां इंसान इसीलिए करता है ताकि उनको ठीक किया जा सके और नेक्स्ट टाइम आप फिर उन गलतियों से दूर रहें। तो परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।